तो फिर आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, यानी कि हमारी जो है वो करंट अफेयर की आज जो है वो क्लास थर्ड होगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टारगेट भी है करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले ना आज हम एक ट्राइब के बारे में बात करेंगे। और जो ये न्यूज़ है या जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, ये आपको एज एन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये किस तरह से एग्जाम में हेल्प करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो ये ट्राइब का नाम है बिरहोर ट्राइब। बिरहोर ट्राइब, ये ट्राइब जो है वो झारखंड में मेनली है, लेकिन उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी जो है वो झारखंड, मतलब ये जो है वो इस ट्राइब की कुछ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो देखी जाती है। ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो 75 है। मतलब ऑलमोस्ट ये याद रखना है कि जो बिरहोर ट्राइब है ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में इंक्लूड होती है। और पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट वनरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ट्राइबल्स में भी जो बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। और ये कहा गया है कि 75 ट्राइब्स में 2.8 मिलियन पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। तो ये डाटा याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 75 ट्राइब्स में 2.8 मिलियन पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। देन उसके बाद जो हमें यहां पर याद रखना है कि न्यूज में क्यों है। ये ट्राइब जो है वो चाइल्ड मैरिजेस के लिए जो है वो काफी न्यूज में रहती थी, यानी कि यहाँ पर जो है वो बच्चों की ही शादी करवा दी जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने एक मूवमेंट रेज की है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यानी कि इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस यहाँ पर स्प्रेड हुई इस ट्राइबल ग्रुप में। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज जो इनका यहाँ पर इनकी ट्राइब में बहुत ज़्यादा होती थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो रेज की है। तो वुमेन इंपावरमेंट के रिगार्डिंग, सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हो, तो इसको बिल्कुल नोट करके रख लेना अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको बता सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कि लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू अवॉइड टू रिड्यूस द जो या टू टैकल द सोशल इवल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर चाइल्ड मैरिजेज के केसेस को टैकल किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट मूवमेंट कोई लॉन्च की जा रही है, तो वो लिंक करती है डायरेक्ट आपका वेमेन एम्पावरमेंट के साथ। तो दैट मीन्स कि वेमेन एम्पावरमेंट में भी जो है वो हम इस एग्जाम्पल को इंक्लूड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिरहोर की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है जंगल पीपल, यानी कि जंगल में रहने वाले लोग। और बिरहोर लैंग्वेज है जिसके नाम पे जो है वो इस ट्राइब का नाम पड़ रखा है। और ये जो लैंग्वेज है ये आपका मुंडा ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो है उसमें जो है वो आपका बिरहोर लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। और जो मुंडा ग्रुप है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से है। टोटल 4 लैंग्वेज फैमिलीज है, जिसमें पहली अगर हम बात करें तो इंडो यूरोपियन, दूसरी अगर हम बात करें तो द्रविडियन, थर्ड अगर हम बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फोर्थ अगर हम बात करें तो सिनो तिब्बतियन। तो यहाँ पे इंडो यूरोपियन में आपका हिंदी, संस्कृत और बंगाली मेजर लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। और इसमें लार्जेस्ट, इसको जो है वो जो इंडो यूरोपियन है इसको लार्जेस्ट ग्रुप भी कहा गया है लाइक इन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। देन द्रविडियन में अगर हम बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उड़ियाई जो है वो क्या द्रविडियन लैंग्वेज है या नहीं? नो सर। उड़ियाई द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है। फिर उड़ियाई क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं? यस सर। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में? 22। क्लासिकल नॉट ऑफिशियल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 11। 11। पहले 6 थी और अभी रिसेंटली 5 और ऐड की गई है। किसी को पता है 5 कौन कौन से ऐड की गई है? बोरो। बोरो, नाइस। असमीज। नॉट बोरो, इट्स मराठी, असमीज, पाली, प्राकृतिक और बंगाली। तो ये 5 है न्यू। मराठी,
असमी, पाली, प्राकृतिक और बंगाली। तो टोटल हो गई 6 + 5 11। अभी पहले 6 कौन सी है? उड़ियाई तो एक हो गई। कोंकणी, नहीं मैथली, नहीं यार, द्रविडियन लैंग्वेजेस में आती है, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडियाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और बन सकता है क्वेश्चन कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी नहीं है। तो कल ये पूछूंगा दोबारा से। तो 11 के 11 नाम याद कर लो सारे के सारे, ठीक है। देन ये जो ट्राइब है, इसकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हंटिंग और गैदरिंग पहले इनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और जनरली कहा जाता है कि ये बंदरों को मारते थे, बंदरों को मारकर खाते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ ये मूव कर गए हैं। तो 2 पॉइंट लिंक करते हैं, देखो बिल्कुल रिसेंट डाटा हमने डिस्कस किया। देन टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा। 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत में। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस दैट इज भील। 38% शेयर है इनका इस 8.6% में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो वो मध्य प्रदेश में देखी जाती है। प्लस एक स्टेट है, उसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। वो कौन सी स्टेट है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स कहा गया है एक स्टेट को, वो स्टेट कौन सी है? एमपी, इट्स नॉट एमपी। So Odisha. उड़ीसा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 19 प्रोजेक्ट टाइगर 1973 19 73 1973। ओके, तो ये बेसिक है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से लॉन्च किया गया था, किसी को पता है? सर उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर जिम रिजर्व में। कॉर्बेट, हाँ ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह से याद रखना इनको, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आपको बताना है। लतक खाई पोर्ट रिसेंटली न्यूज इट इज इन, ऑप्शंस है ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल। सीरिया, हाँ जी, सीरिया, ऑप्शन सी। और बताओ। इजराइल। ये मैम, ज्योति मैम आप बोल रहे हैं? हम और कोई? सर सीरिया ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सीरिया। और आई थिंक एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आप टेलीग्राम पे एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करते हैं, कर सकते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये पोर्ट न्यूज में क्यों है, उससे पहले हम ना एक क्वेश्चन डिस्कस, मतलब क्वेश्चन आपके लिए है और आपको ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको ये लिखना है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न क्राइसिस, ये वेस्टर्न क्राइसिस है, ऑन इंडिया एंड सुजेस्ट वे फॉरवर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। और आप इसको सबमिट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, आपको ये लिखना है क्वेश्चन। करंट बेस्ड मेंस का क्वेश्चन साथ में करेंगे, मैंने कहा था कि प्री और मेंस दोनों के लिए करंट साथ में होगा। तो जो वेस्टर्न क्राइसिस, जो गाजा क्राइसिस हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सीज फायर भी साइन हुई, फिर रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया, तो भारत ने उसको सपोर्ट किया। तो यहां पर जो वेस्टर्न क्राइसिस चल रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट है भारत के ऊपर, और आपको साथ में वे फॉरवर्ड भी सुजेस्ट करने हैं। आपको 150 में ये लिखना है, 150 वर्ड्स में, और सेंड करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देन उसके बाद अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो रिसेंटली यहां पर अगर हम बात करें क्यों ये न्यूज में है, तो इजराइल्स मिलिट्री स्टक सेवरल की सीरियन मिलिट्री साइट्स इंक्लूडिंग नेवल वेसल्स एट द पोर्ट। जो ये लतक कई पोर्ट है, यहां पर जो आपका नेवल वेसल को भी स्ट्रक डाउन किया इसराइल की मिलिट्री ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमें याद रखना है कि ये पोर्ट ना आपसे, मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पोर्ट कहां पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले याद रखना कि ईस्ट मेडिटेरियन कोस्ट में जो है वो ये पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है।
और कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि इस तरह से लोकेशन यहाँ पर बना रखी है। तो ईस्ट मेडिटेरियन सी का ईस्ट ये वाली साइड हुआ, तो यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वन ऑफ द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ सीरिया है, ठीक है। यहाँ से जो है वो काफी जो आपके गुड्स है उनका एक्सपोर्ट किया जाता है, लाइक सीरियल्स या कॉटन, फ्रूट, एग, वेजिटेबल्स, ऑयल या टोबैको, इनका जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। प्लस यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग, ठीक है, टेनिन, या फिर अगर हम बात करें फिशिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर ट्रेड एक्टिविटी से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पोर्ट। और अभी यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो इसराइल ने कुछ एक्टिविटी कर रखी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में, ये याद रखना है। प्लस ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पोर्ट का पता होना चाहिए कि ये पोर्ट कहां पर है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेजर्ट नाइट। ये एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में जो है वो ये एक्सरसाइज हो रखी है 2024 के लिए, और इंडिया, फ्रांस और यूएई, यानी कि ये एक तरह से क्या है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और ये एयर एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया और ये अरेबियन सी में हो रखी है। अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिफेंस हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई आपका लाइक समिट हो गया, तो उसमें विजन और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि क्या विजन है। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं विजन की और फिर बता सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसका विजन एक तो मिलिट्री कॉपरेशन है और साथ में क्या है कि डिफेंस टाइज को बूस्ट करना या एनहांस करना। तो यहां पर ये भी जो है वो टारगेट है। और ये जो एक्सरसाइज है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में। स्ट्रेटेजिक फोकस अगर हम बात करें तो जो क्रूशियल रीजन्स है, लाइक इंडो पैसिफिक रीजन काफी न्यूज में रहता है और पर्शियन गल्फ, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन्स जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और बहुत हाईलाइटेड भी रहते हैं। तो इन दोनों रीजन्स पर डिफेंस या मिलिट्री कॉपरेशन को प्रमोट करना जो है वो मेन टारगेट है इस एक्सरसाइज का। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया, फ्रांस और यूएई। फ्रांस के साथ भारत की कोई और एक्सरसाइज है, उसका नाम बताओ जल्दी। सर वरुण। और भी बहुत सारी है। वरुण, शक्ति, गरुड़, याद रखना, वरुण, शक्ति, गरुड़, वीएसजी। वरुण, शक्ति, गरुड़ जो है वो आपकी फ्रांस के साथ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएई और इंडिया के बीच में भी कोई एक्सरसाइज होती है? यस सर। कौन सी है? एक तो डेजर्टाइट हो गया, ठीक है, कोई और? दस्तक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? सर अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट गुड बट नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ तो हमारी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है ही नहीं। सर वहाँ पे वेस्ट नहीं है, तजाकिस्तान है, कुछ सही था। तो दस्तक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, क्या बोलते हो? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो दस्तक एक्सरसाइज जो है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। प्लस डेजर्ट साइक्लोन है जो आपका इंडिया और यूएई के बीच में होती है। तो इसको नोट डाउन कर लो, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में होती है और इसी तरह से ये एक्सरसाइजेस लर्न किए जा सकते हैं। इस बार भी एलाइड में क्वेश्चन आ रखा है एक्सरसाइज को लेकर। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी आपको, हाँ जी सर बोल लीजिए आप। नहीं उसके बोलो। बाद सर इंडिया और यूएई के बीच में और क्या है? डेजर्ट साइक्लोन ही है। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन। हाँ। और एक यूएई का मिशन भी है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, होप मिशन। हाँ होप। हाँ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टैटिक करंट है ये, लिंक मतलब ये स्टैटिक करंट हमेशा हमें पढ़े होने चाहिए। और इंडिया यूएई को हम अलग से भी पूरा कवर करेंगे जब हम जो है वो अलग अलग कंट्री को एक साथ कवर करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया।
कि इंडो पैसिफिक रीजन का सिग्निफिकेंस जो है वो भारत के लिए क्या है। 150 वर्ड्स में आपको ये भी लिखना है। और जब हम सिग्निफिकेंस की बात करें, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है ये, और इसमें सबसे पहले आपको इंडो पैसिफिक रीजन को डिफाइन करना है। ठीक है, आप डेफिनेशन ऐड करो कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। देन उसके बाद आपको मैप बनाना है यहाँ पे, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखना है। जब आप सिग्निफिकेंस लिखोगे देन उसके बाद आपको चैलेंजेस बताने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, और फिर फाइनली वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। तो ये 5 स्टेप्स रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आप एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन, मैप, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, फिर चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। तो फाइनली ये 5 हेडिंग में जो है वो आपको आंसर को बनाना है और इसको भी सबमिट करना है। तो देखो 2 क्वेश्चंस हो गए आपको मेंस के साथ लिखने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। अब देखो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक किया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका जल जीवन मिशन है उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। अब हर घर नल से जल इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने शुरू किया था, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड्स है भारत में, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो चाहे वो रूरल एरियाज में हो, उन सभी को जो है वो पानी जो है वो टैप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि घर तक जो है वो वाटर सप्लाई होगी। अब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है, ये मुझे सबसे पहले आप लोग बताओ कि जल जीवन मिशन किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। बेसिक बिल्कुल आप लोगों से समझ पूछते हैं, पहले आप लोग बताओ, देन फिर हम टॉपिक पर चलेंगे। सर ये मिशन सेव करता है टाइम पानी लाने के लिए लेडीज को। ठीक है, टाइम सेविंग आपका टाइम पॉइंट अच्छा सेविंग। था कि टाइम बचा रहा है। और कोई पॉइंट? सर सैनिटेशन और हाइजीन। ठीक है, सैनिटेशन और हाइजीन, दिस इज ऑल्सो गुड। पारुल मैम आप भी बताओ एक पॉइंट। सैनिटेशन, हाइजीन, टाइम सेविंग और एजुकेशन बता सकते हैं, क्योंकि देखो पानी पहले क्या था, वो सिंपल ही था ना कि गर्ल्स को एजुकेशन, यानी कि गर्ल एजुकेशन यहाँ से इंक्रीज हो सकती है केस, स्पेशली रूरल एरियाज में। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि यार पानी लेने जाना है, स्कूल जाना छोड़ दे। तो आप इसको और इन डेप्थ में लिख सकते हैं कि जो गर्ल्स का शेयर है इन स्कूल, यानी कि उनकी जो अटेंडेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो यस इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग भी यहाँ से जो है वो इंप्रूव हो सकती है, या नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जितने टाइम वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल में, तो वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये सर, फैक्टर है, हेल्थ लिंक और है। वेलबींग। हाँ जी। सर वाटर बोर्न जो डिजीज होता है, सर हाँ हेल्थ और वेलबींग का भी कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसका वो भी लिंक करता है यहाँ पे। ओके। और सर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में हम लोग उसको भी वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। तो देन अभी यहाँ पर जो मेन पॉइंट हाईलाइट हुए इस मिशन में, जल जीवन मिशन में, तो बेसिक यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट को ये किस तरह से प्रमोट कर रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर एक पॉइंट बताया जा सकता है कि जैसा कि पानी अभी डोर स्टेप घर तक पहुंच रहा है, तो उस केस में अभी हमें क्या है, पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो वो टाइम जो है वो रूरल एरियाज में महिलाएं जो है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ को लगा सकती है। तो इससे सेल्फ रिलायंस और स्किल डेवलपमेंट दोनों को जो है वो प्रमोशन मिलेगी। और ऐसा कहा गया है एसबीआई के अकॉर्डिंग कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ बेनिफिशरीज है, वुमेन बेनिफिशरीज है जल जीवन मिशन के। तो ये डाटा आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। देन उसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वाटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विया सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एनजीओज। अभी क्या है कि जैसे जल जीवन मिशन है, तो अभी क्या है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि आप नालियां बिछा दी आपने, पाइप के सब कुछ हो गया, तो उसके रिगार्डिंग फिर क्या है, अभी उसको केयरफुली रखना भी पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, पानी आया नहीं आया ये सभी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो उस केस में अभी क्या है कि लीडरशिप भी प्रमोट होगी। ये एग्जाम्पल आप एज एन, मतलब अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो
तो उसमें भी आप ये बता सकते हैं, जैसे कि वुमेन इंपावरमेंट के रिगार्डिंग कोई ऐसे आता है तो उसमें आप बता सकते हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, जिसमें हम देख रहे हैं कि बेसिक रूट लेवल पर वुमेन की अपलिफ्टमेंट हो, वुमेन के लिए अपलिफ्टमेंट मेजर लिए जा रहे हैं और सक्सेसफुली रिजल्ट भी देखे गए हैं। तो इस तरह से आप डाटा जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो एक डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो फैक्टर आता है, यानी कि जल जीवन मिशन जो है वो ये कहा गया है यहाँ पर कि 59 लैक्स जो है वो डायरेक्ट जॉब्स जनरेट करेगा। तो इसमें वुमेन भी जो है वो काफी वुमेन को भी जो है वो काफी जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। जल जीवन मिशन की हम बात करें बेसिक, तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये दोनों क्या होती है? काफी बार ये न्यूज में रहता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सर दोनों का शेयर रहता है सर, सेंट्रल और स्टेट में। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 90% सेंटर का रहता है और 10% स्टेट का, लेकिन अदर स्टेट में 60-40 रहता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के केस में क्या होगा? वो सेंट्रली मतलब बोर करेंगे सारा मनी। ओके, हाँ सिंपल ध्यान में रखना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में शेयर रहता है। जैसे नॉर्थ हाँ, ईस्ट रीजन या हिमालयन स्टेट्स हो गया तो इनके लिए ऑलमोस्ट जो वो 90 90 रेशो 1 की 10 रहती है, 90 रेशो 10 की रेशो रहती है, और अदर स्टेट्स के लिए 60 रेशो 40 रहती है। 40। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जब सेक्टर लिखा होगा तो वो सेंटर ही उसको पूरा फंड करेगा। और जल जीवन मिशन में हमारा जो टारगेट था हर घर नल से जल का, वो 2024 तक का है ऑलमोस्ट अभी। और देन इसमें की फैक्ट जो हमें याद रखने हैं कि यहाँ से वाटर वाटर मैनेजमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है, एनवायरमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है, सैनिटेशन एंड हाइजीन की तरफ फोकस किया जा रहा है, प्लस साथ में बॉटम टू अप अप्रोच यहाँ पर चल रही है। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो ये पूरी की पूरा जो है वो मिशन जो है वो चल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। देन उसके सर बाद टारगेट ईयर क्या है? टारगेट ये 2024। सर 24। लॉन्च ईयर नहीं लिखा है इसमें। हाँ जी, लॉन्च ईयर, क्या मैम? लॉन्च कब हुई थी सर ये स्कीम? मैम ये स्कीम को लॉन्च किया गया था ऑलमोस्ट आई थिंक 15 2014 या 15? नहीं 15। नहीं, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है 2019 में, अगस्त 2019। अगस्त 15 2019। 5 साल की स्कीम थी ना ये 2025 तक, क्योंकि वहां पर उस टाइम यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में रखा था कि हम जो है वो हर घर को जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखना 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और टारगेट जो हमारा 2024 तक का है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेशनल माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो 11 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम की अगर हम बात करें तो माउंटेन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ। जैसे एग्जाम्स अगर हम बात करें हाई कोर्ट हो गया या पुलिस पटवारी हो गया तो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है डेज के रिगार्डिंग, और इवन सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो हमने ये यहाँ पर बात की है इंपॉर्टेंस की कि जो माउंटेन्स है उनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो देखो सबसे पहले याद रखना है कि माउंटेन जो रेंजेस है टोटल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। माउंटेन क्या करते हैं, 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करती है। ये नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती है। और मुझे एग्जांपल बताओ नेचुरल डिफेंस कैसे प्रोवाइड करती है माउंटेन्स, एक एग्जांपल दो इसका। सर लाइक हिमालयाज। हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज जो है वो हमारे नॉर्थर्न फ्रंटियर पर जो है वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसका एक रिसेंट एग्जांपल भी बता सकते हैं कोई कि अभी अभी चाइना जो है वो एक्टिविटी करने लगा है इन द हिमालयन रीजन। अदरवाइज हम देखते हैं पिछले लाइक हमारे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में तो हिमालय से बहुत कम जो है वो अटैक हो रखे हैं। देन हिमालयस का या माउंटेन्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्लाइमेट और वेदर में भी, तो इसको भी हम जो है वो लिख सकते हैं। मॉनसून में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मुझे बताओ हिमालयस जो है वो किस तरह से मॉनसून को इफेक्ट करते हैं, पारुल मैम?
हिमालयाज किस तरह से लिंक करते हैं मॉनसून के साथ? मैम एक्टिव है क्लास में? नहीं सर। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि हिमालयाज जो है वो मानसून हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो वो प्रिंसिपल है वो हिमालय से लिंक करता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पर जो है वो मानसून मूवमेंट होती है, विंड मूवमेंट होती है, और हवा जो है वो अपने साथ बारिश लेकर आती है। देन उसके बाद नेचुरल बैलेंस जो है वो हिमालयस या माउंटेन्स बनाकर रखती है। इसका एग्जांपल रहता है कि अगर जो आपका ओशन डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है, तो उतना ही हिमालयाज की हाइट भी इंक्रीज हो रही है, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है माउंटेन्स अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें? सौरभ एक्टिव है क्लास में? सर क्लाइमेट चेंज। ओके, वन ऑफ द रीजन कि क्लाइमेट चेंज जो है एक सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है अभी, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन सर। मैम आप क्लियर बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। डिफोरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। सर ग्लेशियर्स का रिसाइडिंग। ओके, ग्लेशियर मेल्टिंग, ऑलमोस्ट सही है। और कौन कौन से जो है वो चैलेंजेस फेस कर रही है माउंटेन्स अभी प्रेजेंट टाइम में? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा बन रहा है जैसे शिमला में। रैपिड अर्बनाइजेशन, एग्जैक्ट बोलो मैम। शिमला एग्जाम्पल हो ओके। गया, और रैपिड अर्बनाइजेशन उसका जो है वो मेन पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट? नॉर्थ ईस्ट से निकालो यार, नॉर्थ ईस्ट में तो भी तो माउंटेन्स है। सर फ्रेजाइल इकोसिस्टम रहता है। ठीक है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ओके। और इको सेंसिटिव जोन्स ज्यादा रहता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? ये भी एक चैलेंज रहता है, पर ये ठीक है। और लो कनेक्टिविटी सर, जैसे पांगी में 3-4 महीने के लिए कनेक्टिविटी। लो कनेक्टिविटी, ठीक है, ये भी सही है पॉइंट। कोई और पॉइंट? साथ में नोट डाउन भी करते रहना इन पॉइंट्स को। इलीगल एक्टिविटीज, नॉर्थ ईस्ट रीजन। यस सर, रेड होल माइनिंग। हाँ, तो कहाँ भूल गए फिर? सर याद। वेस्टर्न घाट। सर। वेस्टर्न घाट नेचुरल डिजास्टर्स। यस सर, नेक्स्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो केरला की, जहां पर अभी लैंडस्लाइड आए थे? तो सर पता नहीं। ऑलमोस्ट, हाँ जी। सर पता नहीं ठीक सर। है कि मैं क्या है एग्री करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में और केरला में काफी डिस्टेंस है। मैम आप बताओ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है केरला में जहां पर जो है वो अभी फ्लड्स आए थे, काफी सारे लैंडस्लाइड्स देखे गए? याद नहीं है सर। ऐसे कैसे याद नहीं मैम? वयनाड। राहुल गांधी का सर। हाँ, तो अभी याद आया। तो ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। देन एज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, जब आपको आपने इंपॉर्टेंस बता दी, आपने चैलेंजेस बता दिए, देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? और ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग भी हमें इस तरह से पॉइंट्स आने चाहिए। मेंस की तैयारी ही यही होती है एग्जैक्ट। क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं? सुमन आप बताओ, आपकी तरफ से क्या सुजेशन रहेंगे? दो सुजेशन बताओ बस, दो आप बताओ मैम। सर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को हम लोग को मतलब कंस्ट्रक्टिवली स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके वो कैसे खत्म कर सकते हैं, वो एक पहला चॉइस रहेगा। ठीक है, आपने दो पॉइंट एक साथ बता दिए। एक तो बात करना, हाँ। दैट मीन्स हमें क्या है कि हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, और सॉल्यूशन के लिए हमें जो है वो कम्युनिटी से एंगेजमेंट बनानी पड़ेगी, यानी कि पीपल के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रहना चाहिए, पीपल और सर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। और यस, डिफोरेस्टेशन के लिए सर लोकल जो अवेलेबल जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, मतलब जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ना, हाँ उसको जी, लोकल पीपल्स कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उस लोग को और उस लोग को इसके लिए एक ज्यादा टर्म बेटर। फॉलो करते हैं, वो क्या है?
सर इसके लिए एक टर्म फॉलो करते हैं, जैसे लोकल जो पीपल पार्टिसिपेशन हम बना रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हाँ एक टर्म फॉलो की जाती है, मतलब वो एक एग्जांपल है लोकल पीपल पार्टिसिपेशन का। कम्युनिटी हाँ ठीक है, वो भी सही है, लेकिन एग्जाम्पल उसमें आता है सेक्रेड ग्रूव्स। यस सर सेक्रेट ग्रुप्स यस। तो लिख लेना इसको। और जहां पे हम बात करते हैं ना डिफॉरेस्टेशन की, उसको एड्रेस करने की, तो यहाँ पर आप ARR लिख सकते हो। मतलब एफोरेस्टेशन, हाँ रीवेजिटेशन, रिस्टोरेशन। यस सर। तो ये तीनों को आप एक साथ में लिख सकते हैं। और वे फॉरवर्ड हमारे रह सकते हैं कि हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। स्पेशली जैसा अगर हम बात करते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं हिमालयन स्टेट्स में, लाइक शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, या फिर मसूरी हो गया, ठीक है, देहरादून, या कोई और रीजन हो गया जो कि हिमालयन स्टेट है और वहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन देखी जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये इनिशिएटिव रह सकता है कि हम जो है वो क्या प्रमोट करें। एक तो है वो साइंटिफिक जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करें, तो ये भी जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस डिजास्टर्स के रिगार्डिंग जो है वो ऐसे भी बन जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद मेजर माउंटेन्स की बात करें, भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, तो सबसे पहले आते हैं हिमालयाज। और हिमालयाज का अगर हम बात करें एक्सटेंशन, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपकी हिमालयाज की जो लेंथ ओवरऑल जो मानी गई है दैट इज फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन भारत में अप्रॉक्सीमेटली 2500 है। तो ये इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री बनाती है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है। मेनली जो है वो ये 3 माउंटेन्स में डिवाइडेड है, हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज कहा गया है, देन उसका बाद हिमाचल हिमालयाज या जिसको जो वो लेसर हिमालयाज भी कहा गया है, और शिवालिक जिसको आउटर हिमालयाज कहा गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो डिवीजन है हिमालयाज की। इसके बाद जो है वो हिमालयाज को एक तरह से और भी डिवाइड किया गया है, दैट इज सबसे पहले यहाँ पर हिमाचल हिमालयाज आते हैं, इनको हिमाचल हिमालयाज कहा गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालयाज। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डिवीजन हो रखी है, दैट इज आपका नेपाल हिमालयाज। और फिर उसके बाद पूर्वांचल हिमालयाज या असम हिमालयाज भी उनको कहा जाता है। तो इस तरह से भी जो है हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? के K2 होता है लेकिन कांचनजंगा इंडिया में गिरता है सर। हिमालयाज में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट कितनी माउंट हाइट है? 8848। एग्जैक्ट हम ना जैसे जो हमारे माइंड में होता है हम वही बोल देते हैं। हम ना कई बार क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हमें दिख गया K2 तो हम बस उसको टिक कर देंगे और बाद में पता चला कि ये गलत हो गया। तो इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए पहले क्वेश्चन क्लियर सुनना है पूरा। देन उसके बाद वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न घाट को जो है वो सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि, और वेस्टर्न घाट कितनी स्टेट्स में है, कौन कौन सी स्टेट्स में वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है? 4 सर। कौन कौन सी स्टेट्स है फिर? गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। कर्नाटका, केरला, गोवा भी है। गोवा, तमिलनाडु? नहीं सर, तमिलनाडु में। क्यों नहीं है? तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते नहीं है। हाँ जी। तो 4 तो नहीं हुई मैम, ये 6 होगी ये तो। तो हो गई। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, 6 है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है फिर वेस्टर्न घाट में? अन्नामुडाई ठीक है, और नीलगिरी हिल्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा हाईएस्ट बेटा। पीक इन नीलगिरी हिल्स? हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी हिल्स, इट इज डोडा बेटा। ये क्वेश्चंस ना काफी 1 मार्क, अगर आपको मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ना, वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनको याद करने का सबसे, ऐसे आप पढ़ने लगोगे कभी याद नहीं होंगे, लेकिन इनको ऐसे ही बार बार रिवाइज कर करके जो है वो याद किया जा सकता है। तो देखो ज्योग्राफी के कंसेप्ट को भी हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। ईस्टर्न घाट में कौन सी हाईएस्ट पीक है? यहाँ पे लिखा भी है अरमाकोंडा, ठीक है, ये याद रखना है। और ईस्टर्न घाट का एक्सटेंड कहां से कहां तक है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, देन फिर केरला, कर्नाटका, सॉरी आपका तमिलनाडु।
तो ये बेसिक है, ध्यान रखना। विंध्याचल रेंज की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज सद्भावना शिखर। और विंध्याचल रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन काफी बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन लाइक यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो विंध्याचल रेंज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देन उसका सतपुरा की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया में है ये, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है दैट इज धूपगिरी। धूपगिरी जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। आपसे रिवर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछूं। एक रिवर है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर भी जो है वो साउथ और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है। ये नर्मदा रिवर अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ये एस्टुरे बनाती है। नर्मदा जो आपका रिवर है कहां से ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? कहां से ओरिजिनेट अमर होती है नर्मदा? अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक, नर्मदा कुंड। गुड, ठीक है, तो ये फैक्ट ऐसे रिवाइज करे जा सकते हैं। ये अमरकंटक है और नर्मदा कुंड जो है वो याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो यहां पर ये न्यूज रहती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने एक आउटलाइन, यहां पर जो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव आउटलाइंड अ पाथ फॉरवर्ड फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट होता क्या है। जनरली इस एग्रीमेंट में इंक्लूड किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कि जब जो गुड्स एंड सर्विसेज है दोनों कंट्रीज के बीच में उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बोथ कंडीशंस। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं होगा ऐसा, जो है वो टैरिफ नहीं होगा ऐसा इस एग्रीमेंट के अंदर था। देन उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर फोकस किया था गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, डिजिटल ट्रेड के ऊपर, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल। ये 5 एरियाज है जिसके ऊपर जो है वो टैरिफ ड्यूटीज नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। अभी यहाँ पे न्यू एक्सपेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें तो एक तो कंपटीशन पॉलिसी को लेकर आया जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, जेंडर, स्पोर्ट्स और इनोवेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, प्लस एग्रीटेक। तो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमें याद रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें टैरिफ नहीं लगता है, यानी कि टैरिफ को एलिमिनेट किया जा रहा है, यानी कि टैक्सेस को एलिमिनेट किया जा रहा है। और भारत की अगर हम यहाँ पे बात करें, भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2011 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 2016 में इसको सस्पेंड कर दिया था, फिर 2021 में दोबारा से जो है वो इसको रीलॉन्च किया गया था। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट और है जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ था, और इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2022 में हो रखी है, यानी कि साइन भी 2022 में हुआ था और इंप्लीमेंट भी किया गया। बाकी उसके बाद ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, ये सिंगापुर के साथ भी है हमारा, मलेशिया के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है और न्यूजीलैंड के साथ भी है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि ओनली विद श्रीलंका, ओनली विद ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, 4 और कंट्रीज भी है जिनके साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो ये चारों का नाम याद रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्लियर हुआ? सर CECA वो कब लॉन्च हुआ और ये 2022, मतलब दोनों ही तो सेम बात ही करता है सर। नहीं, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ये अलग है, ठीक है? अलग क्या है सर? हाँ जी, अलग क्या है सर? इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें जो है वो टैरिफ की बात नहीं की गई है, अदर इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें। ओके सर, लेकिन पर ये वाला सर जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, ये 2011 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी, फिर उसके बाद सस्पेंड कर दिया था इसको 2016 में, फिर उसके बाद 2021 में रीलॉन्च किया गया है। यहां पर टैरिफ को, मतलब यहां पर टैरिफ को एलिमिनेट किया गया है। तो ये सर ओके अभी सर। क्यों आया न्यूज़ में, ये तो 2021 में लॉन्च हो चुका है। रीलॉन्च ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी दोनों के बीच में 21 में बातचीत हो हुआ रखी ना है, सर। अभी दोनों के बीच में बातचीत हो रही है।
ओके सर। सर मतलब 2021 में फिर से रीलॉन्च हुआ है ये? हाँ। ओके। नेक्स्ट उसके बाद है कैंपेन अगेंस्ट टीबी। टीबी एलिमिनेशन का टारगेट है हमारा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। और यहाँ पर रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने लॉन्च किया 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन अगेंस्ट टीबी। यानी कि हमने ये कसम खा ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये कहा कि अब कुछ भी हो जाए 100 दिन के अंदर टीबी के आधे से ज्यादा केसेस कम करने हैं। ऐसा जो है वो यहाँ पर हम समझने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो 100 डेज कैंपेन, आप इसको एज एन एग्जाम्पल अपने GS3 में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली जहां पर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग सरकार के मेजर आते हैं कि गवर्नमेंट के क्या मेजर है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि हमने जो है वो 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन शुरू किया था। अब टीबी का एग्जाम्पल आप कहीं और भी ऐड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मलेरिया के केसेस भी देख रहे हैं कम हो रहे हैं, आप बता सकते हैं कि मलेरिया में भी ऐसा 100 डेज कैंपेन किया जा सकता है। अगर टीबी का कामयाब होता है तो मलेरिया का भी ऐसे किया जा सकता है, HIV का भी ऐसे किया जा सकता है, अदर डिजीज का भी ऐसे किया जा सकता है, कैंसर का भी ऐसे किया जा सकता है। हालांकि कैंसर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कैंसर के केसेस और अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी इस तरह का कैंपेन जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। आप सिकल सेल अनीमिया का बता सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए भी जो है वो ऐसा ही इनिशिएटिव है। अब भारत का ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो हमने देखते हैं कि टीबी मुक्त भारत काफी न्यूज में रहता है, तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है उसके अंडर जो है वो इसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, जो आपका ये 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन है, ये टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो नेशनल लेवल पर, उसके अंडर इसको इंक्लूड किया गया है। और टीबी रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिगार्डिंग द टीबी। केसेस तो अलॉट ऑफ है, केसेस तो काउंटेबल नहीं है, इतने ज़्यादा केसेस है, काउंटेबल भी है लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है, उतना याद नहीं रहेगा। तो हमें मोर्टेलिटी रेट को जो है वो याद करना है। 28 पर लाख जब वो 2015 में थे, और 2013 में, सॉरी 2022 में 23 पर लाख, यानी कि 1 लाख में 23 लोग मर जा रहे हैं 2022 में, और 2015 में जो है वो 28 लोग मर रहे थे 1 लाख में से। तो दैट मीन्स केसेस जो है वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। और टीबी डे जो है वो 24 मार्च को होता है। टीबी एलिमिनेशन का टारगेट हमारा कब का है? आपके पास ऑप्शन है 2025, 2028, 2030 और 2027। 25। 2025। हाँ जी, 25। एक बार और सोच लो। 2025 आर यू श्योर? लॉक किया जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है। टीबी एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो 2025 का है, और टीबी डे जो है वो आपका 24 मार्च को होता है। एक ना 21 मार्च को एक डे होता है, उसका नाम क्या है? 121, मतलब सॉरी नाम ऐसे गलत पूछ रहा हूं मैं। 21 मार्च को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? देखते किसको याद है। वाटर डे। 21 मार्च ऑलमोस्ट करेक्ट हो मैम, थोड़ा सा पानी से ही मिलता जुलता है, लेकिन अभी हमने उसके बारे में बात जरूर की है। वाटर डे कब होता है? तो देखो 3 डेज एक साथ हो गए, एक टीबी डे 24 हो गया, 21 मार्च को फॉरेस्ट डे होता है, इंडियन फॉरेस्ट डे। अभी वाटर डे कब होता है वो बताओ जल्दी। अप्रैल में होता होगा सर, 21 अप्रैल। 22 मार्च। देखो 21 को फॉरेस्ट, 22 को मार्च, मतलब 22 मार्च को हो गया आपका वाटर डे। 23 को क्या होता है? 23 मार्च, चारों बहुत इंपॉर्टेंट डेज है ये। सर मार्टियर। हाँ डेफिनेटली, बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी डेथ एनिवर्सरी हो रखी है, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे 19 मार्च 23 1931 में जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर मैट्रियट डे जो है वो, मार्टियर डे जो है वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी ये चारों के चारों डेज हमेशा याद रह जाएंगे। यस सर। कल पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है सर। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी अभी न्यूज में चल रही है और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है 1961 में, और इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 38 डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो एक लाइन ये ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्योति मैम? रेफरेंस लेके बताना, ऐसे नहीं बताना, आप इसको मेंस आंसर राइटिंग की तरफ लेकर चलो और आपको रेफरेंस लेकर बताना है इसको कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती क्या है। जैसे सर इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, ओके, लेकिन रेफरेंस दो ना जहां से आप बता रहे हो। कैसे पता चलता है इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ओके, थोड़ा सही जा रहे हो। प्रियम्बल। प्रेम्बल, विद द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द With पीपल, बाय द पीपल। yes sir. ऐसे रेफरेंस इंक्लूड करके लिखना है जब भी आप ऐसा लिखते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन या कुछ बता रहे हो। अभी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 38 मेंबर्स हैं, 38 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो कि एक तरह से कमिटेड है मार्केट इकोनॉमी के लिए। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कल ही हमने बात की थी, और मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग हमने एक पर्सनालिटी का नाम भी जो है वो डिस्कस किया था। क्या था उनका नाम? CR गोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन, मार्केट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फ्री हो, मतलब मार्केट में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होनी नहीं चाहिए। फ्री हेडक्वार्टर कर की अगर हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में है। अभी हमने इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज की बात की थी, वो कौन सी थी? इतना टाइम नहीं लगता। डेजर्ट नाइट। और कहां पर हो रही है एक्सरसाइज? अरेबियन सी में। अरेबियन सी। एयर एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, या मिलिट्री है? एयर। एयर, तो भाई साथ के साथ में याद रखना है। देन विजन अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन का, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड एड्रेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। फाइनेंशियल चैलेंजेस लाइक फ्रॉड, स्कैम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स हो गया, या फिर ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उन सभी को एड्रेस करना इनका मेन टारगेट है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका की पार्टनर है सिंस 2007। 2007 से जो है वो भारत इसका मेंबर, मतलब की पार्टनर बना है, लेकिन मेंबर नहीं है। लेकिन भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसका नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। भारत में चाइल्ड मैरिजेस के केसेस देखे जाएं अगर, तो सबसे पहला डाटा की हम बात करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये रिसेंट डाटा है, जिसमें ये कहा गया है कि 2005-6 में 47% केसेस जो है वो चाइल्ड मैरिजेस के थे। 2015-16 में 26.8% हो गए, यानी कि ड्रॉप हुआ। फिर उसका 2020-21 में अगर हम बात करें तो 23.3% केसेस देखे गए, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस के केसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं भारत में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, यूनिसेफ, UNICEF, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे पूरा नेक्स्ट क्लास में। और यहां पर इन्होंने कहा है कि 12 मिलियन केसेस जो है वो एनुअली देखे जाते हैं ग्लोबल लेवल पर। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है? सबसे पहले यहां पर जो है वो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। बालिका समृद्धि योजना भी एक इनिशिएटिव है। इंप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मनरेगा को हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जो है वो कैंपेन हमने लॉन्च किया था। एजुकेशन अवेयरनेस, एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेसिक एजुकेशन, और गर्ल्स को जो वो फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट जो है वो एक इनिशिएटिव है सरकार का। अवेयरनेस स्प्रेड करना, स्किल डेवलपमेंट, ये भी इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट में जो है वो अभी महाराष्ट्र की एक स्कीम है, ठीक है, और हिमाचल में भी स्कीम है। हिमाचल की जो स्कीम है उसका नाम क्या है ज्योति मैम? 1500 रुपए आएंगे। प्यारी बहना योजना। प्यारी बहना योजना। तो आसाम में भी है कोई ऐसा इनिशिएटिव? यस सर, निजुत महीना। हाँ, तो बस जब भी आप ऐसे, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसे लिखने हैं एग्जांपल रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्पेशली, तो उस केस में ना आप अपनी स्टेट की जो है वो लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा आंसर। देन ये जो चाइल्ड मैरिज है इसके इम्पैक्ट क्या रहते हैं, मुझे इम्पैक्ट बताओ, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? सर ड्रॉप आउट्स कम होंगे सर। ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स। फिर सर कम होंगे लिटरेसी। या ज्यादा होंगे? चाइल्ड मैरिजेस अगर ज्यादा होगी तो?
तो कम होंगे ज्यादा सर, है। ड्रॉप कम आउट्स होगा। ज्यादा होंगे अगर चाइल्ड मैरिजेस होंगी तो। ओके सर। और पॉइंट, क्या इम्पैक्ट रहता है चाइल्ड मैरिजेस का? माल न्यूट्रिशन माल among न्यूट्रिशन, children, ओके, और illiteracy, इलिटरेसी, हायर एजुकेशन नहीं वो अवेल कर पाएंगे। ओके, स्पेशली हायर एजुकेशन। सर और फाइनेंशियली ओवर बर्डन हाँ, रहेंगे। एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ सकते हैं डोमेस्टिक इससे, और वायलेंस के केसेस बढ़ जाएंगे, और डाउरी के केसेस बढ़ सकते डाउरी हैं। के केसेस बढ़ जैसे जाएंगे, और पेट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस रहेगा। हिंड्रेंसेस आएंगे सोसाइटी में, सोशल क्राइसिस आएंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे हम फिर। ठीक है। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे टारगेट है वो भी हम अचीव नहीं कर सकते। इक्वालिटी का कंसेप्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है, वो भी हम पूरे नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। वेलफेयर ऑफ स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी प्रमोट नहीं होगा। अब इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको एक कोट बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा, मैंने भी चलते चलते पढ़ा था और मुझे भी याद रहा था। अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विद वन विंग। एक पक्षी एक पंख के सारे कभी नहीं उड़ सकता। तो वैसे ही सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैन एंड वुमेन दोनों का शेयर इक्वली चाहिए। तो आप सर ये कोट को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सर और एक तो कोट था, मतलब मैंने सुना था, याद नहीं है सर। इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट हाँ, ए मैन, इफ हाँ, यू इफ यू एजुकेट ए एजुकेट ए वुमन वुमेन यू एजुकेट ए सोसाइटी। सोसाइटी। हाँ, तो ये भी अच्छा रहेगा, आप इसको भी बता सकते हैं। तो ये बेस, ऐसे ही कोट्स ना मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे याद रहते हैं। बाकी हम सोचते हैं ना कि हम अरिस्टोटल को पढ़ के जाएंगे, हम बी आर अम्बेडकर को पढ़ के जाएंगे, हम गांधी जी को पढ़ के जाएंगे, कुछ याद नहीं रहता। इतना प्रेशर रहता है और टाइम तो वैसे ही नहीं होता। तो यस सर। जो कोट्स अभी माइंड में घुस जाएंगे परमानेंटली, जिनको हम डिस्कस करते रहेंगे बार बार, तो वही याद रहते हैं एट द एंड तक। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया। इसमें मेन टारगेट है चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस है उसको एलिमिनेट करना। स्पेशली यहाँ पर 7 स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा बर्डन देखा जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और आसाम और आंध्र प्रदेश। यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस देखे गए हैं। तो इसलिए इन 7 स्टेट्स में जो है वो ये जो है वो अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है यहाँ पे कि रिड्यूस करना है केसेस को चाइल्ड मैरिज के, और यहाँ पर रेट बताया गया है 5% बाय 2029। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 23.3% है, 2019-21 का टारगेट है। और 29 तक जो है वो हमें इसको 5% से नीचे लेकर जाना है। तो ऐसा हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, आप इसको भी बता सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया गया है, जो मॉनिटर करेगा, फ्रेश केसेस को रिपोर्ट करेगा और अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। तो ये पोर्टल भी जो है वो आप लिख सकते हैं। अब देखो बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस करे, देन उसके बाद हमें जो है वो अपने कंटेंट को एनरिच करना है। तो कंटेंट एनरिच करने का एक पॉइंट हमें ये पोर्टल मिल गया, तो इसको भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल। तो आज के करंट अफेयर ऑलमोस्ट खत्म हुए, और कल इनको पढ़ के आना अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि कल सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। क्लास में सुनने ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस तो हम लॉट ऑफ करते ही रहते हैं, सुनकर क्लियर रहता है। और ये ना बचपन से हम फॉलो करते आ रहे हैं। क्लास में भी ऐसा होता था कि हमें जो है वो होमवर्क मिलता था, फिर नेक्स्ट डे मैम सुनते थे क्लास में। सेम स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और उस टाइम जैसी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी, फिर अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ओके थैंक सर। यू फॉर टुडे। ओमेन हेल्पलाइन का भी एक तो मतलब